के करीब बहुत एक बड़ा दबंग आतंकी दंगई जिहादी जो है मुख्तार अंसारी, वो उसका डेथ हो गया हार्ट अटैक से। ये 5 बार इलेक्शन जीता है असेंबली का और 3 बार जेल के अंदर रहते हुए जीता है। इसकी मामूली कोई हैसियत थोड़ी ही थी, बहुत बड़ी हैसियत थी। इस 63 क्रिमिनल केसेस का आतंकी जो किडनैपिंग और लैंड माफिया और बलात्कार, मर्डर जैसे, और जो सरेआम उत्तर प्रदेश में 2005 के आप वीडियोस को निकालिएगा तो सरेआम अपनी जीप पर तलवार लेकर के घूमता था हिंदुओं का गला काटने के लिए मुख्तार अंसारी। ये अपने सेल में गिरे थे, लोगों ने देखा, तुरंत इनको अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज बांदा में वहां पर ले गए। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज किया गया, देखा गया, लेकिन ये बचे नहीं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है डेथ ड्यू टू शॉक बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी हार्ट अटैक से मौत हुई है। और 3 डॉक्टरों ने इसको साइन किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी की मौत की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार की मौत जहर देने की वजह से हुई है। आखिर कौन है ये मुख्तार अंसारी, क्यों इनकी इतनी चर्चा हो रही है? यहाँ तक कि पाक मीडिया भी इस पर अपने बयान जारी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं मुख्तार की पूरी कहानी पाक मीडिया की जुबानी। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, हम बात करेंगे वही मुख्तार अंसारी की। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग बड़े कंफ्यूज हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत से भारत से ऐसे लोग हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं और बड़ा अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं और उसके बारे में लिख भी रहे हैं। तो आखिर कौन था ये मुख्तार अंसारी, और क्रिमिनल भी कहा जाता है इसको, कुछ बताइए हमें इस बारे में। आरजू साहिबा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और इन लोगों से, चूंकि जैसा आपका शो और प्रोग्राम से जैसे आप वाबस्ता हैं, मैं उसी तरीके से क्राइम, डॉन, माफिया और अंडरवर्ल्ड से मेरा ताल्लुक रहा है 36 साल पुलिस की मुलाजमत को लेकर के। आपने सही सवाल किया। ये हजरत हैं कौन? इनकी फैमिली बड़ी उम्दा थी, लेकिन हर फैमिली में कोई जरूरी नहीं है कि डिप्लोमेट हो जाए या ब्रिगेडियर उस्मान साहब, मेजर जनरल उस्मान हो जाए, जो हमारे देश के गौरव थे, वो शान थे हिंदुस्तान के। लेकिन ये हजरत 63 साल की उम्र में इनकी मौत हुई। बताया जाता है कि दिल के दौरे से, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी स्लो पॉइजनिंग हुई। हम लोग शुरू से करते हैं। तो आरजू साहिबा, अगर आप इस पे गौर करें कि मुख्तार अंसारी की उम्र 63 साल थी जब वो मरे, और सन 78 में पहला एक मामूली मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया। यानी पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं कि ये लड़का कितना ज़हीन है, आगे चल के कितना ये खानदान का नाम रोशन करेगा। तो जब 18 साल की उम्र में गालिबन समझ लीजिए कि FIR शुरू हो जाती है, उसके बाद इसका ये गैंग बनता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम ये है कि गैंग को एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इस गैंग का नाम था IS 192, इंटरस्टेट, यानी इंटरस्टेट गैंगस्टर ये था 192। और STF इसके पीछे लगी थी। और ऐसा कोई नॉर्थ इंडिया का गैंगस्टर नहीं था जो इससे साथ जुड़ा हुआ नहीं था। ये पॉलिटिक्स में आया क्योंकि छोटा मोटा क्रिमिनल रहता है तभी तक क्रिमिनल रहता है। उसके बाद जब करोड़पति हो जाता है तो पॉलिटिक्स में आ जाता है। अब हम बात आते हैं कैसे क्राइम, कास्ट और पॉलिटिक्स तीनों चीजों का एक ऐसा एक बन गया, एक डिश तैयार हो गई कि क्रिमिनल और वॉरलॉर्ड और माफिया तो था ही, पॉलिटिक्स में भी आया। ये 5 बार इलेक्शन जीता है असेंबली का और 3 बार जेल के अंदर रहते हुए जीता है। इसकी मामूली कोई हैसियत थोड़ी ही थी, बहुत बड़ी हैसियत थी। इसके 2100 कारोबार सरकार ने अभी बंद किए हैं। 586 करोड़ के इसके एंटरप्राइज और इसके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो सरकार ने जब्त किया है। और इसके गैंग में इसके ऊपर 66 मुकदमे थे और कोई भी छोटा मोटा मुकदमा नहीं था। मुकदमे ऐसे थे जैसे कत्ल, ठेके पर कत्ल करना, जबरदस्ती पैसा वसूलना यानी एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मर्डर्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम। ये ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो कि इसने न किया हो। फर्जी लाइसेंसेस वगैरह बनवा लेना। अभी भी इसकी बीवी आशफा जो है 75,000 का इनाम उसके ऊपर है और वो अभी अंडरग्राउंड है, दस्तयाब नहीं हुई है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के ऊपर अगर आप आए तो शुरुआत ऐसे होती है
कि ये ठेके वगैरह ईस्टर्न यूपी में गाजीपुर के लोकेशन आपको मैं बता दूं, आप प्रयागराज से थोड़ा और पूरब चलिए तो बनारस आता, बनारस के बिल्कुल गंगा जी के एक तरफ गाजीपुर है। तो गाजीपुर एक बहुत मशहूर शहर है, वहां के लोग फौज में भी जाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी साहब वहीं के रहने वाले थे और इनके खानदान से उनका थोड़ा ताल्लुकात भी थे। और हवलदार अब्दुल हमीद वगैरह भी जो है इसी यहाँ के तो नहीं थे, लेकिन हाँ आजमगढ़ के थे हमारे हवलदार अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र थे, जो 65 की जंग में अब्दुल हमीद साहब को परमवीर चक्र जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो गाजीपुर के रहने वाले ये जो हजरत थे, बनारस में कारपेट एक्सपोर्ट बहुत होता है और वहां के लोग बड़े अरबपति हैं। गली गली में आपको मर्सिडीज BMW दिखाई पड़ेगी। इनका एक गैंग मेंबर था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी ने एक कारपेट एक्सपोर्टर, जो कि बड़े एक्सपोर्टर थे और सस्ते पर तैयार रखो, तो कारपेट एक्सपोर्टर ने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, रकम बहुत बड़ी है, कुछ इंतजाम कर लेने दीजिए। अच्छा, कारपेट एक्सपोर्टर चूंकि बड़े आदमी थे, उनके ताल्लुकात थे, तो उन्होंने बड़े अफसरान और पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन वालों से बातचीत की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेफिक्र, जैसा कहते हैं इंतजामिया कहती है, आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तो सेठ जी यानी कारपेट एक्सपोर्टर मुतमईन हो गए कि अब वो बिल्कुल महफूज है। खैर 48 घंटे बाद मुन्ना बजरंगी का फिर फोन आता है और 50 गाली उसने सुनाई उसको कि अब तुम अपने लिए ब्लैक कैट कमांडो, CRPF, SPG जो तुम्हें पैरामिलिट्री चाहिए लगा लो, और जब तुम समझ लो कि तुम पूरी तरीके से महफूज हो तब बता दो, तो मैं तुम्हारे घर में आकर के 25 गोली तुम्हारे सर में, तुम्हारे कलीजे में डाल दूंगा। और अब सेठ 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ लूंगा मैं। ये दबंगई थी मुख्तार अंसारी की। उसके बाद मऊ एक छोटा सा जिला है जो कट करके अलग हुआ है और उसमें कम्युनल राइट्स होते हैं। अगर आप YouTube पे जाएं तो आप देखेंगे कि खुली जिप्सी में और पुलिस जो मुलाजिम है वो पीछे लटके हुए हैं और ये खड़े होकर के हथियार लहराते हुए टेलीस्कोपिक राइफल और मूंछों पे ताव देते हुए घूम रहे हैं। दंगों में खुलेआम जब 144 CRPC लगी हुई है इस तरह से घूमना, जाहिर है कि इंतजामिया की खुली छूट की वजह से इसको इतनी मार्जिन मिली कि ये बेखौफ होकर के घूम रहा था। यहां तक बात होती है और उसके बाद फिर एक वाकया होता है गालिबन 2008-2009 का, कि योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जाते हैं और उन्हें कत्ल करने का पूरा इंतजाम, 2 बसों में आग लगा करके उनके कैवलकेड के आगे और पीछे और पूरा हुजूम घेर करके उनके कत्ल करने के लिए बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। खैर पुलिस बिल्कुल मौके पे आई, योगी जी को बिल्कुल बचाया, निकाला, कार्रवाई हुई, फायरिंग हुई और जो पुलिस का जो फर्ज था उन्होंने आरजू जी पूरा किया। अब इनके तौर तरीके, जबरदस्ती धन वसूलना, 2 हालांकि कत्ल अगर एक एक केस के ऊपर जाए तो कम से कम 10 शो करने पड़ेंगे। नंद किशोर रूंगटा मर्डर केस और कृष्णानंद राय मर्डर केस। कृष्णानंद राय खुद भी सिटिंग MLA थे और इनसे इनकी दुश्मनी थी। मुख्तार अंसारी ने कहा कि कृष्णानंद राय की गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी को छेदने के लिए और मारने के लिए कत्ल करना जरूरी है, ये लाइट मशीन गन होनी चाहिए। हालांकि आरजू साहिबा, मुख्तार गैंग के पास AK-47, AK-56, SLR 303, ये कहिए 375 मैग्नम पिस्टल, 445 बोर कोल्ट पिस्टल, टेलीस्कोपिक साइट्स, नाइट विजन डिवाइस, ऐसी कौन सी चीज असलहा था जो कि मुख्तार गिरोह के पास नहीं था। तो LMG के लिए उन्होंने बड़ा एक नायाब तरीका अख्तियार किया। उनका जो गनर था, जो पुलिस वाला था, उसका भाई फौज में था, तो उनका अपने भाई से कहो कि एक LMG लूट करके फरार हो जाए फौज की और कारतूस लेकर के। तो मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव ये 2 कर्मचारी थे। तो एक जिसमें फौजी था LMG लेके फरार हो गया, लेकिन तब तक शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP थे बनारस में STF के। STF हमारे यहाँ वो फोर्स है जो सादे कपड़ों में रहती है और इसी तरीके की जो माफिया होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए खुफिया जानकारी लेकर के कार्रवाई करती है। शैलेंद्र सिंह को यह खबर मिल चुकी थी, उन्होंने छापा डाला और छापा डाल करके LMG बरामद की। LMG बरामद करने के बाद इन्होंने गिरफ्तारी की मुन्नर और बाबूलाल यादव के, और उनके ऊपर एक बहुत सख्त कानून हुआ करता था, पोटा। तो पोटा
के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई की, मुख्तार के ऊपर भी लगाया। लेकिन तब जो सरकार थी उसने कहा नहीं, पोटा मुख्तार अंसारी के ऊपर नहीं लगेगा। मुख्तार अंसारी ने भी पैतरा ऐसा बदला अपना और ये कहा, मैं एलएमजी दस्तयाब थोड़े ही कर रहा था, मैं तो सरकार की खिदमत और इमदाद कर रहा था, उसको बरामद कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह रंजिशन मुझे फंसाने की नीयत से उन्होंने ये कार्रवाई की। बहरहाल बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव तो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी के ऊपर तब की सरकार ने ऐसा दबाव डाला कि उन्होंने क्या 10 फरवरी 2004 को उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जबकि बिल्कुल नौजवान थे, सिर्फ 10 साल की नौकरी थी और 25 साल की मुलाजमत उनकी बाकी थी। यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद 10 मार्च 2004 को शैलेंद्र सिंह को एक अजीब से मामले में, कहते हैं कि डीएम ऑफिस में यानी कलेक्ट्रेट में एक वहां के सफाई कर्मी से चपरासी से एफआईआर करवा के शैलेंद्र सिंह के ऊपर मुकदमा लिखा और इतना हैरेस किया कि वो बिल्कुल दिमागी तौर से बिल्कुल ये समझिए बेसुध हो गया। ये तो दबाव था, आप समझ सकती हैं कि एक क्रिमिनल के पीछे कितनी बड़ी ताकत और साजिश थी। इसके बाद हम बात आते हैं कि ये गाजीपुर जेल बैरक नंबर 10 में ये बंद होते थे। तो जेल है, कोई आरामगाह थोड़ी है, वहां मटर गश्ती या तफरी का तो रास्ता नहीं है। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी रसूख वाले थे तो 10 नंबर बैरक में सारे साजो सामान, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, खाने पीने का सामान, और चूंकि इन हजरत को ताजी मछली बहुत पसंद थी तो एक तालाब खुदवाया गया इनके लिए और उसमें मछली डाली गई, रोहू मछली, वो भी जो सबसे अच्छी मछली होती है, रोहू मछली उनके लिए दस्तयाब की। जब हजरत को तलब हो तुरंत ताजी मछली पकड़ के उनको पेश की जाए। बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया और बैडमिंटन कोर्ट पे सिर्फ वहीं के मुजरिम और मुलजिम नहीं आते थे, कलेक्टर साहब वहां के आते थे, वो भी मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जब कलेक्टर साहब ही आपके साथ खेलेंगे बैडमिंटन तो किसकी हिम्मत है आपको रोके टोके, या जेल सुपरिटेंडेंट क्या कर लेगा आपका। बहरहाल जब सरकार और इंतजामिया बदलती है तो मुख्तार को लगा कि यहाँ पर जो है खतरनाक हो गया मामला, तो पंजाब में अपने खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिखा है और अपने को दिखा करके यहाँ से यूपी से चले गए पंजाब और 2 साल पंजाब में इन्होंने वही ऐशो आराम किया जो यूपी में करते थे। और वहां की सरकार ने यूपी न भेजे जाने के लिए, गेस कीजिए आरजू जी कितने पैसे खर्च किए सुप्रीम कोर्ट ने? 60 लाख रुपए खर्च किए कि मुख्तार जो उनका सरकारी दामाद है कहीं ऐसा ना हो कि वहां यूपी चला जाए, क्योंकि पंजाब में तो तंदूर लगे हुए हैं, मुर्ग मुसल्लम खाना है, काला तीतर खाना है, रोस्ट मछली खानी है, पावरे, वहां तो हर चीज दस्तयाब है। यहाँ मिलती उनको बासी रोटी और बैगन का भरता और शाम को फिर वही लौकी का सालन और बासी रोटी। तो इससे अच्छा था कि यहाँ पर अपना इंतजाम करके इन्होंने, तो ये तो आप समझ सकती हैं कि सरकार के जरिए, कोर्ट क्राफ्ट के जरिए इन्होंने अपना इंतजाम बड़ा पुख्ता और बड़ा उम्दा करा रखा था। जब पंजाब से यूपी लाए जा रहे थे तो ऐसा कहा जा रहा था, इन्होंने फिर यह कहा कि इनका कत्ल हो सकता है। बहरहाल महफूज तरीके से आए बांदा जेल में। इसके पहले भी 1 साल पहले इनकी बेगम और ये बैठे थे और इनको हार्ट अटैक हुआ, तो इनकी बेगम को भी हार्ट अटैक हुआ। दोनों एक साथ अस्पताल में दाखिल हुए, दोनों का एक साथ इलाज हुआ, लेकिन वहां से बिल्कुल ठीक ठाक होकर के डिस्चार्ज हुए। अब जो मसला आता है रात के 8:25 पर, ये अपने सेल में गिरे थे, लोगों ने देखा, तुरंत इनको अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज बांदा में वहां पर ले गए। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज किया गया, देखा गया, लेकिन ये बचे नहीं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है डेथ ड्यू टू शॉक बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी हार्ट अटैक से मौत हुई है। और 3 डॉक्टरों ने इसको साइन किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को।